मेरा एक सपना है कि अभी कड़ी मेहनत करके मैं खूब सारे पैसे कमाऊं और उस पैसे से मैं एक सोलर फार्म बनाऊं। और ये मेरा एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है और उस सोलर फार्म से मेरे को आने वाले 25 साल तक आराम से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। और ये मेरा, क्योंकि मैं सोलर इंडस्ट्री में काम करता हूं इसलिए ये मेरा सपना है। मगर क्या आज की डेट में इंडिया के अंदर एक सोलर फार्म लगाना सही है? क्या ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है? और क्या एक बारी इन्वेस्टमेंट करके मैं 25 साल तक उससे रिटर्न ले सकता हूं? और केवल इतना ही नहीं, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं इंडिया में एक सोलर फार्म लगाने के लिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और उसी के साथ साथ लास्ट में हम कैलकुलेशन चेक करेंगे कि क्या एक सोलर फार्म लगाना असलियत में एक फायदे का सौदा है या फिर एक नुकसान का सौदा है। तो देखो दोस्तों, इंडिया में दो तरीके से सोलर फार्म लगता है। पहला तो है कि आप डिस्कॉम से, डिस्कॉम मतलब बिजली विभाग से डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे। इस केस में आपका सोलर फार्म बहुत बड़े साइज का होना चाहिए, मतलब कि ये कम से कम 100-150 मेगावाट का होना चाहिए। तब आप डायरेक्टली डिस्कॉम से बात करोगे, स्टेट से बात करोगे, एमएनआरई मिनिस्ट्री से डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपनी बिजली डायरेक्टली उन्हें बेच सकते हो। और जो कि अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अडानी जी के ऊपर, जिन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाया था और फिर उसकी बिजली बेचनी थी और कुछ बात नहीं बन पाई थी, फिर घूसखोरी हुई थी जिसके लिए यूएस कोर्ट में हुआ था, वो सब तामझाम। तो वो उस तरीके का एक जाइगेंटिक स्केल का सोलर फार्म उस तरीके से लगता है। मगर इसी के साथ साथ एक छोटे लेवल का भी सोलर फार्म लग सकता है जो कि पीएम कुसुम योजना के अंडर आता है। इस सोलर फार्म में 500 किलोवाट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 2 मेगावाट तक का लोड हम इससे अपनी ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीएम कुसुम योजना के अंडर लगने वाले सोलर फार्म की बात करेंगे, क्योंकि ये मेजरली एक हमारे देश का वेल सेट ऑफ बंदा इजीली लगा सकता है। और जहां बात आती है 100-150 मेगावाट की, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। गिने चुने इंडिया के 4-5 लोग ही हैं जो इतने ग्रैंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। तो बात करते हैं पीएम कुसुम योजना की। इसे जुलाई 2019 में लाया गया था और इसके मेजरली 3 कंपोनेंट है। तो ये किसानों के लिए लाई गई योजना है। तो इसका पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, जो बात करता है एक सोलर फार्म की 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के। और कंपोनेंट बी बात करता है एक सोलर प्रोजेक्ट की, जिससे कि आप 7.5 एचपी की मोटर चला सकते हो। और यहां पे हम जिस सोलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन रहने वाला है, मतलब सोलर पैनल, बैटरी और पंप, इस तरीके का एक सेटअप आप लगा सकते हो। इसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और आता है इसके बाद कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी के अंदर भी 7.5 एचपी की मोटर चलाने के लिए, एग्रीकल्चरल मोटर चलाने के लिए सोलर लगाया जाएगा, मगर यहां पे बैटरी का इस्तेमाल ना करके ग्रिड से डायरेक्टली इसको कनेक्ट किया जाएगा। और इस समय पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने पीएम कुसुम योजना के अंडर लोड अपना बताया है कि वो कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं पीएम कुसुम योजना के अंडर। तो ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है और आप इस लिस्ट को देख के अचंभा तो करोगे कि कहां पे हमारा 10,000, रफली 10,000 मेगावाट का जो टारगेट है उससे हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हैं। और कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है, अभी तक 0 लोगों ने पीएम कुसुम योजना में फार्म लगाया है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं पीएम कुसुम योजना के अंदर? हम इस चीज पर भी वीडियो में आगे चलते चलते बात करेंगे। मगर उसी के साथ साथ पीएम कुसुम योजना का कंपोनेंट सी के अंदर एक एफएलएस, जिसको बोला जाता है फीडर लेवल सोलराइजेशन, ये एक नया कंपोनेंट ऐड करा है और ये बहुत काम की चीज होने वाली है। और ये आपको एक नॉर्मल सोलर फार्म के कंपैरिजन में ज्यादा मुनाफा भी दे सकती है। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। और टेक्निकली अभी इस चीज के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो हम जो कंपोनेंट ए की बात कर रहे थे, जिसमें कि आप एक सोलर फार्म लगा सकते हो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट का, अब इसमें आपको
किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये सोलर फार्म आपके सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप एक उपजाऊ जमीन, एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इसे लगा रहे हो तो आपको इसे एलिवेटेड हाइट पे लगाना होगा। और साथ ही पैनल के बीच में दूरी का भी खास करके ध्यान रखना होगा, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉले खेती के लिए खेत पे से आराम से निकल पाए। तभी आप ये एग्रीकल्चर लैंड पे लगा सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप एक बंजर जमीन पे लगा रहे हो तो आप इसे ग्राउंड माउंटेड भी रख सकते हो, ज्यादा इसकी हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और पैनलों को पास पास भी लगा सकते हो। तो इन दो चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, कि अगर मैं एज अ इंडिविजुअल एक सोलर फार्म लगाना चाहता हूं तो इसका प्रोसेस क्या है। तो देखो दोस्तों, प्रोसेस की शुरुआत होती है डिस्कॉम द्वारा जारी करे हुए नोटिस से। अब हर एक डिस्कॉम के पास में अलग अलग लोड बियरिंग कैपेसिटी है, कि भैया मैं 5 किलोवाट का लोड ले सकता हूं सोलर से, मैं 5 मेगावाट का लोड ले सकता हूं सोलर से। तो हर एक सब स्टेशन की अपनी कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग एक नोटिस निकालते हैं कि भैया हमारे पास में 10 मेगावाट की कैपेसिटी है, इंटरेस्टेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि कौन सा सब स्टेशन कितना लोड निकाल रहा है। तो ये आप अपनी लोकल अथॉरिटीज से भी चेक कर सकते हो। एक बारी आपके पास में पता लग गया कि ये सब स्टेशन ने इतना डिमांड करा है, तो आप सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में एक जमीन ढूंढ सकते हो, जो कि आप एक फार्मर के साथ में कोलैबोरेट भी कर सकते हो, या फिर फार्मर की जमीन को उठा भी सकते हो, जो कि टेक्निकली उठाते भी हैं। तो आप वो जमीन अपने इस्तेमाल में ले सकते हो। और यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज टैरिफ डिसाइड होता है, जो कि है 3 रुपए 14 पैसे पर यूनिट का। मगर ये टैरिफ बदल सकता है इन केस एक पर्टिकुलर जगह पे लोग बहुत सारे अप्लाई कर देते हैं और सब स्टेशन पे कम कैपेसिटी है। तो इस केस में एक बिडिंग प्रोसेस होता है, और जिसकी सबसे कम बिड होती है, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए 14 पैसे यूनिट एक स्टैंडर्ड रेट है, और अब वहां पे बहुत सारे लोग आ गए तो किसी ने 2 रुपए 75 पैसे भी यूनिट का रेट लगा दिया, तो डिस्कॉम पहली प्रेफरेंस देगा उस 2 रुपए 70-75 पैसे वाले को। तो इस बिड का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके अंदर आपको एक ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की भी बैंक गारंटी देनी होगी। और उसके बाद में जब आपको एलओए मिल जाएगा, डिस्कॉम बोलेगा ठीक है आपने हमारे यहाँ पे बिड भरी, हम एग्री करते हैं, हम आपसे पावर परचेज करेंगे। वो पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर आएगा और आपको एलओए ऑफर कर देगा, लेटर ऑफ अवार्ड। अब वो लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के 9 से 15 महीने के भीतर आपको अपना सोलर पावर प्लांट लगाना होगा, उसकी कमीशनिंग करनी होगी और सब चीजें करनी होंगी। अब आपको जो ध्यान रखना था कि आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका पड़ेगा तो आपको डिस्कॉम को ट्रांसमिशन लाइन के चार्जेस भी पे करने होंगे। वो आपके सोलर पार्क तक एक ट्रांसमिशन लाइन खींचेगा। उसी के साथ साथ आपको एक ट्रांसफार्मर भी लगाना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने किलोवाट वाली लाइन में से कनेक्ट कर रहे हो। तो अप्रॉक्सीमेट इस चीज का मोटा मोटा खर्चा 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आएगा। और फिर इसके बाद में जब आपने एक बारी अपने पूरे प्रोजेक्ट की कमीशनिंग कर दी है और आपका ग्रिड कनेक्टेड हो गया है, तो उसके बाद में आप अपनी पावर सप्लाई चालू कर सकते हो, और आप जितनी यूनिट अपने पावर प्लांट से बना के दोगे उसके पैसे आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट कैलकुलेशन की, कि क्या ये हमें फिजिबल पड़ेगा भी कि नहीं। तो हमने अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए एक सबसे छोटा सिस्टम लिया है जो हम कुसुम योजना में लगा सकते हैं, और वो है हमारा 500 किलोवाट का। क्योंकि ये एक फिजिबल इन्वेस्टमेंट है। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बड़ी में तो डेफिनेटली ही मिलेगा, क्योंकि जब भी हम एक सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्केल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम 500 किलोवाट, जो कि एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों 500 किलोवाट के सिस्टम में, कि आपको कितने रुपए अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालने होंगे। तो एक 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का कुछ ना कुछ आपका कॉस्ट बैठेगा 2 करोड़ रुपए के आसपास। अगर आप थोड़ा सा एक क्वालिटी स्ट्रक्चर लगा रहे हो, हाई राइज स्ट्रक्चर लगा रहे हो, नीचे खेती भी हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 2 करोड़ रुपए के आसपास वो चीज बैठेगी। और इसके अंदर आपका 70% बैंक आपको लोन भी कर देगा।
तो आपको 1,40,00,000 का लोन भी मिल जाएगा और आपकी जेब से जाएगा 60 लाख रुपया। और जो आपने लोन लिया है 1,40,00,000 रुपए का, इस पे अप्रोक्सीमेट आपको 9% का ब्याज लगेगा और ये 15 साल के पीरियड के लिए आपको लोन मिल जाएगा। और इसमें आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 1,41,000 अप्रॉक्स की। तो अब समझते हैं कि आपने पहले साल में सिस्टम को चला लिया, तो पहले साल के एंड में आपको क्या बचा और क्या आपकी जेब से गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखो डायनेमिक सिंपल है। आपने एक साल में ईएमआई पे करी 17,03,964 रुपए की, और इसी के साथ साथ एक साल में आपने अपने सोलर पावर प्लांट की मेंटेनेंस पर खर्च करे 2 लाख रुपए। तो ये आपका हो जाता है 19,03,964 रुपए। अब इसी के साथ साथ जिसकी जमीन पे आपने लगाया, आपने उसको एग्रीकल्चर लैंड के भी पैसे दिए, तो ये कहीं ना कहीं आपने पे करे अप्रोक्सीमेट 25 से 30,000 रुपए एनुअली। तो आपका पहले साल का टोटल खर्चा निकल कर आता है 19,33,964 रुपए। अब बात करते हैं कमाई की। देखो एक 500 किलोवाट का सिस्टम आपको अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो यूनिट्स निकल के आती हैं एक साल में 7,20,000, मगर ये एक्चुअल यूनिट्स नहीं है। एक्चुअल यूनिट्स इससे थोड़ी सी कम होंगी, और उसमें क्या होगा कि कई बारी पावर कट्स भी होंगे, लाइन मेंटेनेंस के लिए भी डाउन होगी। तो हमने एक रियलिस्टिक नंबर लिया है जो कि आपका निकल कर आता है 6,75,000 यूनिट्स, और ये बहुत रियलिस्टिक नंबर है। आप अगर असलियत में भी लगाओगे तो आपका नंबर इसी के आसपास ही आएगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमें आइडिया है। तो 6,75,000 आपने यूनिट्स बनाई एक साल में, और हम ये चीज कंसिडर करते हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड रेट ही मिलता है। आपने बिडिंग प्रोसेस के थ्रू आपको नहीं मिला, आपको सस्ता रेट नहीं मिला, आपको 3 रुपए 14 पैसे ही मिलता है। तो 3 रुपए 14 पैसे के हिसाब से आपकी सालाना अर्निंग हो जाती है 21,19,500 रुपए की। तो सबसे पहले साल में बैंक की पूरी ईएमआई चुकाने के बाद में और मेंटेनेंस निकालने के बाद में और जमीन वाले को जमीन का पैसा देने के बाद में आपके पास में बचते हैं 1,85,536 रुपए। तो मतलब आपने एक महीने में अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए करीब 500 किलोवाट सिस्टम से कमाए। अब हम बात करते हैं, अब हर साल का तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अब हम बात करते हैं पूरे 25 साल के टेन्योर की। और इस 25 साल के टेन्योर में हमने जमीन की बढ़ती कीमत को भी कैलकुलेट करा है, और इसी के साथ साथ हमने जब अर्निंग्स की बात करी है तो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी 0.5% एक साल में ड्रॉप होती है, तो हमने 25 साल तक हमने उसको भी ड्रॉप करा है। तो 25 साल में आपने लैंड के लिए पेमेंट करी 24,33,676 की, और ये 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करने के साथ में हमने कैलकुलेट करा है। और इसके बाद में आपने लोन का 9% इंटरेस्ट और 15 साल के टेन्योर के बाद में लोन का रीपेमेंट करा 2,55,59,518 रुपीज। ये आपका लोन चला गया। इसके बाद में 2 लाख रुपए पर ईयर की मेंटेनेंस अगर आपने दी, तो आपने 25 साल में 50 लाख रुपीस मेंटेनेंस में दिए, और उसी के साथ आपने अपनी जेब से डाउन पेमेंट लगाई थी 60 लाख की। तो इसके बाद में 25 साल में आपका जो टोटल खर्चा हुआ वो निकल के आता है 3,89,93,194 रुपीस। इतना आपने पैसा डाला। अब हम बात करते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हुई पूरे 25 साल के टर्म के बाद में। तो 25 साल में हमने सोलर पैनल की जो आउटपुट था उसमें 0.5% का 25 साल तक ईयर ऑन ईयर ड्रॉप भी लगाया है। तो आपकी 25 साल की टोटल यूनिट्स निकल कर आती हैं 1,59,265 यूनिट्स। तो हमारे पूरे 25 साल में हमने इनकम करी 4,99,26,838 रुपीज की। अब इसके बाद में हमारे पास जो लोहा बचा, सोलर पैनल बचे, वो सब अलग है, वो आपका स्क्रैप हो गया, स्क्रैप वैल्यू में जाएगा, उसको हमने कैलकुलेट नहीं करा। बट आपका प्रॉफिट निकल के आता है टोटल 1,09,33,644 रुपीज का। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपने 60 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए थे, और 25 साल के पीरियड के बाद में आपको मिला 1,09,00,000 रुपए। अब इसमें जो आप एडिशनली कमा सकते हो वो है आपका जमीन का, क्योंकि आपने जमीन से अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर लगाया था, तो आप खेती भी कर सकते हो।
कोई भी ऐसी चीज जिसको डायरेक्ट सनलाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की खेती कर सकते हो। और इसी के साथ साथ 25 साल का टर्म जब खत्म हो जाएगा तो जो भी आपका स्क्रैप वैल्यू जाएगा उस पूरे मेटल का, क्योंकि सोलर पैनल का स्क्रैप वैल्यू अगर हम ना भी कैलकुलेट करें तो जो मेटल का पार्ट था उसका स्क्रैप वैल्यू जाएगा, वो आपका एक एडिशनल प्रॉफिट होगा। मगर यहां पे एक चीज समझने वाली क्या है कि अगर मैं यही 60 लाख रुपया जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाली थी सोलर पावर प्लांट में, अगर मैं इसकी एफडी करा दूं एक 6% इंटरेस्ट पर भी 25 साल के लिए, तो मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,65,92,274 का। मतलब 2,66,00,000 आप मान सकते हो, 2-2.5 करोड़ रुपए तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे। तो 25 साल तक मेंटेनेंस भी देखो, हर चीज देखो, और उसके बाद में भी 1,09,00,000 पर बैठो। इसी वजह से शायद, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक्स अलग हैं, हमारी स्टेट्स में अभी भी कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंदर ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स नहीं लग रहे हैं। और इसी चीज के लिए आया है एक नया कंपोनेंट जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंपोनेंट सी FLS, फीडर लेवल सोलराइजेशन। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कंपोनेंट ए में कोई सब्सिडी नहीं है, बट कंपोनेंट बी और सी में 30% का सब्सिडी है। 30% सेंटर, 30% स्टेट। अगर कुछ स्टेट्स में नहीं है तो सेंटर तो 30% दे ही रहा है फिर भी। तो अगर आप कंपोनेंट सी के अंदर लगाते हो फीडर लेवल सोलराइजेशन में, तो ये बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपका एक सोलर पावर प्लांट लग गया और फिर उस एग्रीकल्चरल एरिया में जितने भी पंप चल रहे हैं, जितनी भी बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो आपके सोलर पावर प्लांट से डायरेक्टली सप्लाई हो सकती है। तो इसी चीज को बोला जाता है फीडर लेवल सोलराइजेशन। अब इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप इसके अंदर एनरोल होके एक सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो आप लोगों को 30% गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। और 30% की सब्सिडी हो गई, 70% का लोन हो गया, तो आपका टेक्निकली जो डाउन पेमेंट जाएगा वो बहुत कम जाएगा। और फिर आपका एक 500 किलोवाट का सिस्टम भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो यहां तक भी शायद गवर्नमेंट ने ये चीज फील करी होगी कि भाई कंपोनेंट ए के अंदर हमारा रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं बन रहा। ऑफ कोर्स ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा स्केल पे काम करेगा जब आप 2 मेगावाट पे जाओगे। अब कंपोनेंट सी में जहां आपको 30% की सब्सिडी भी सेंटर दे देगा तो आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। तो यहां तक आते आते कंक्लूजन इस चीज का ये निकलता है कि सोलर पावर प्लांट लगाना भारत के अंदर एक नुकसान का नहीं बल्कि एक फायदे का सौदा है, बशर्ते आप सही कंपोनेंट चूज करके लगाओ। और अगर आप कंपोनेंट ए में भी लगा रहे हो तो वहां पर भी एक ऐसा एरिया चूज करो जहां पे लो कंपटीशन हो और आपको एक अच्छा यूनिट का रेट मिल सके। मगर एक चीज जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं गवर्नमेंट की, वो है फिक्स्ड यूनिट प्राइस। आज की डेट में अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे 3 रुपए 14 पैसे का टाई अप ले रही है तो 25 साल तक वो आपको 3 रुपए 14 पैसे ही देगी। आज का 1 रुपया और 25 साल पहले का 1 रुपया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो तनख्वाहें 25 साल पहले थी आज वो तनख्वाहें नहीं है। तो यहां पे हमने इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। इस वाली वीडियो में हमने मेजरली कैलकुलेशन का पार्ट कवर करा है, बट बहुत सारी डिटेल्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप कुसुम योजना से रिलेटेड हमारी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हो तो वो यहां पे आ रही होगी, आप इस वीडियो के बाद क्लिक करके देख सकते हो।